When there is nothing left to burn, you have to set yourself on fire. यही हो रहा है। आप अपने आप को आग लगाए जा रहे हो ताकि दूसरे को जला सकें। लॉजिक कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन कह रही है कि दिमाग से फारिग हो चुके हैं। बस किसी तरीके से इमरान खान साहब से कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं कि बस दुनिया के सामने यही तासुर जाए कि ये तो नवाज़ और आसिफ ज़रदारी जैसा है। ये ख्वाहिश तो हमारे चंद दोस्तों की हो सकती है कि खान साहब का कद हमारे जितना हो या हमारे जितना दिखाया जाए, लेकिन क्या ऐसा है? कोई दूर दूर तक किसी स्कूल का प्रिंसिपल भी नहीं लगाएगा इनको। और खान साहब हो सकता है कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाए। कैन यू इमेजिन? पूरे एशिया में पहला शख्स होगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा। ये हमारे पास जो इस वक्त अपनी अना और ईगो के चक्कर में मुल्क ही लगवा रहे हैं, ये ख्वाबों में भी चांसलर नहीं बन सकते, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी का। ऑक्सफोर्ड तो दूर की बात है। इस बात पे मेरा इतना दिल चाह रहा है कि टिका टिका के बेइज्जती करूं, लेकिन गुस्से में आके लड़ने लग जाते हैं। भाई आप अपना काम सीधा करो, लोग मजाक उड़ाना छोड़ देंगे। इतना सिंपल फार्मूला है ये। लेकिन क्या करें, सिंपल चीज़ें समझ आती तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो जाता, कहीं और जाने की ज़रूरत पैदा थोड़ी होती। मुझे कोई लगाव नहीं है खान साहब से, मगर जो शख्स इंटरनेशनली इतनी वैल्यू रखता है कि नजम सेठी जैसे लोग जिनके पास चिड़िया होती है, वो भी बैठ के यही बोल रहे हैं कि खान साहब के अगर कागज़ या कागजात एक्सेप्ट हुए इस इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर सवाल तो फिर वो जीत भी जाएंगे, लेकिन फिर सवाल उभरता है कि क्या वाकई इतनी वैल्यू रखते हैं खान साहब? हाँ और नहीं भी। कन्फ्यूजिंग है, लेकिन जैसे जैसे मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ता जाऊंगा आपको बातें समझ आती जाएंगी। क्योंकि ये जो चांसलर वाली चीज़ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मानाखेज है। नॉट जस्ट कि हमारे मुल्क का कोई शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इलेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ नॉमिनेशन भी फाइनल हो गई ना, जो लिस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर में आएगी, ये लिस्ट एक और मौका देगी सुधरने का। और अगर फिर भी यहाँ हालात ना ही सुधरे तो फिर आप लिख लो, खान साहब इलेक्ट भी हो जाएंगे और फिर ये चीज़ एक सॉफ्ट कू के मुतरादिफ होगी। सॉफ्ट कू इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये कू जो होगा वो कम्प्लीटली परसेप्शन बेस्ड होगा, और इस बार रिजीम चेंज का जिम्मेदार यूके निकलेगा, ना कि अमेरिका। बॉल है हमारी सरकारें, कभी कोई गिरा देता है, कभी कोई गिरा देता है, जस्ट बिकॉज हमें पॉपुलर पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। खैर, उस परसेप्शन को टैकल करने के लिए यहाँ भी तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ की तैयारी में मुझे अभी बहुत सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। फॉर्मर DGI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का अब कैनवस इतना बड़ा हो गया है कि एक स्वीपर को पकड़ा जा रहा है और एक वार्ड बॉय को पकड़ा जा रहा है। बातें यहाँ फॉर्मर चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी की हो रही थी, यानी कि साकिब निसार, लेकिन स्वीपर्स और वार्ड बॉयज़ पकड़े जा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की पैगाम रसाई करने में मदद की है। अगर ऐसा है तो एक इंटरनेशनल इंटरव्यू अभी रिसेंटली भी खान साहब ने दिया है कोई ITV को, हालांकि कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन जेल से बैठे ही इंटरव्यू दिया है। और खान साहब ने यही बोला कि मैंने ये इंटरव्यू अपने वकीलों और पार्टी वर्कर्स के थ्रू दिया है। कि लोग तो बातें कर ही रहे थे कि ये गिरफ्तारी इमरान खान साहब को डराने के लिए है, मगर इमरान खान साहब ने खुद भी बोल दिया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा, यानी वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। और आज तो खान साहब ने मुतालबा कर लिया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो ओपन ट्रायल की जाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। खान साहब को ये डिमांड करनी ही नहीं चाहिए वैसे मेरे नज़दीक, और ये सारी बातें सुन के मुझे कंफर्म हो रहा है कि मैंने जो वो एक सिचुएशन 3 दिन पहले बताई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बना के इस्तेमाल किया जाएगा, वही सामने आ रही है। वैसे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे उल्टा खान साहब की पॉपुलैरिटी में और इजाफा आ जाएगा। मैं बताता हूँ कि फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा और पॉपुलैरिटी में इजाफा कैसे होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी की इस वक्त परवाह किसको है? इसलिए आप देख लीजिएगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिज़ास्टर एट दिस पॉइंट। मेरा मुसलसल मानना है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी इमरान खान को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं देगी। देखें इल्ज़ाम क्या है। एक तरफ इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने करप्शन की है। अब और घर सिर्फ करप्शन पे पकड़ा जाता तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो DGI रह चुके हैं, उनके पास जिन जिन लोगों के करप्शन के सबूत होंगे वो सब सामने आ जाते। इसलिए अब सामने ये थोड़ा सा पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का नाम डाल दिया है। पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से मुराद मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिर्फ 2 ही हैं।
एक जो बातें हैं कि साकिब निसार को पकड़ा जाएगा, फिर रऊफ़ हसन का करण थापड़ से बातचीत को एक मुनज़्ज़म साजिश दिखाना, ये सब भोंडे किस्म की एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि नवाज़ शरीफ को जवाब मिलने जा रहा है। वो जो हमेशा पूछता है कि मुझे क्यों निकाला, मेरा ये पहले दिन से मानना है कि अगर मुझे क्यों निकाला का जवाब देने की कोशिश की है या की गई तो वो मुमकिन कैसे है। मिसाल, आपने फॉर्मर DGI को पकड़ा है, आप चले हो साकिब निसार को भी पकड़ने और फिर साकिब निसार का कनेक्शन दिखाया जाएगा कि कैसे साकिब निसार साहब ने DGI के साथ मिलके उन्होंने नवाज़ शरीफ को निकालने में अपना पूरा किरदार अदा किया और फिर इस सारी चीज़ों का कनेक्शन दिखाया जाएगा खान साहब के साथ। अब यहाँ सवाल है कि जब जनरल फैज़ हमीद से ये पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जनरल फैज़ हमीद साहब बोलेंगे कि मैंने ये इमरान खान साहब के कहने पे किया, और उस वक्त के जो बादशाह सलामत थे यानी जनरल बाजवा साहब वो सो रहे थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर नवाज़ को जवाब जनरल बाजवा पे हाथ डाले बगैर देना है तो वो जवाब तो नहीं हुआ, और अगर जनरल बाजवा साहब को पकड़ा जाएगा ताकि सही तरीके से नवाज़ शरीफ को जवाब दिया जाए, तो फिर सवाल उभरेगा कि अब ये दिन आ गए हैं कि मुल्क के एक गैर मकबूल लीडर यानी नवाज़ शरीफ, जिसकी अपनी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल नज़र आ रही है, उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट के फॉर्मर फ्रंट रनर्स यानी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों को सज़ा दी जाएगी, ताकि फिर एक मुल्क के और मकबूल लीडर को, मकबूल तरीन लीडर को सज़ा देकर आज की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद का ईगो सेटिस्फाई किया जाए। किसी को ये बात समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। इसलिए मेरे नज़दीक दूर दूर तक मुमकिन ही नहीं, और बाखुदा अगर ऐसा हुआ ना या ऐसा करने की कोशिश की गई तो जो एक्सीडेंट पाकिस्तान में होगा वो माजी में कभी नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर आ जाएं पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट में लास्ट टाइम दो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक असासिनेशन और दूसरा 9 मई। असासिनेशन वाली बात बिल्कुल बेतुकी है, लेकिन 9 मई वाली कहानी में फिर भी कुछ वजन है। और ये जो तोते बोल रहे हैं, मुनीब, गरीदा और ये अबसार आलम साहब, इन सब तोतों को बोलने दें। किसी को मौका मिला है अपनी आग निकालने का और किसी को चमक नज़र आ रही है, इसलिए बैक टू द पॉइंट। अब बज़ाहिर केस है कि 9 मई वाले दिन इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश हुई है, तो बड़ा सिंपल हल है इस चीज़ का कि फिर बता दें कि इनके साथ कौन कौन से जो है वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर मुलविस थे, क्योंकि म्यूटनी या इंतशार कोई बाहर से बैठा हुआ रिटायर बंदा तो फैला नहीं सकता। और 9 मई वाले केसेस तो आपके लोअर कोर्ट्स में भी नहीं टिक पा रहे। बुशरा बीबी को अभी 9 मई वाले केसेस के 9 मई वाले 12 केसेस में नाम निकाल दिया है उनका। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, बेशतर लोग अपने 9 मई वाले केसेस से फारिग हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन उभरता जा रहा है। सरप्राइजिंगली कोर्ट्स खामोश हैं ये रिजर्व सीज वाले केस पे, और अब तो इलेक्शन कमीशन चुपके से अपनी कार्रवाई लगाए बैठा है। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फिर रिजेक्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। मतलब अभी भी वो जो 2/3 वाली कहानी चल रही थी कि जैसे काजी फायद ईसा को टिकाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी, वो अभी भी कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे पक रही है। हालांकि मेरे नज़दीक इस आग को बुझा देना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि इस हद तक जाके PTI के फेवर में फ़ैसला दे रहे हैं जजेज़, तो दरअसल वो आपको ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आने देंगे। इलेक्शन कमीशन खामोशी से कार्रवाई तो लगाए बैठा है, लेकिन जिस दिन कार्रवाई में उन्होंने सीट्स इनको दे दी, यानी कि नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को, उस दिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। और फिर वही जो लड़ाई हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वो दोबारा उठना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ जजेस तो आपको इशारा दे रहे हैं ना तहम्मुल का। फ़िलहाल कंटेम्प्ट भी इनिशिएट नहीं हो रहा, और आज तो एक और इशारा मिला है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े इंटरेस्टिंग 2 जजेस थे जिन्होंने 9 मई के हवाले से एक बेल एप्लीकेशन सुनी और अनएक्सपेक्टेडली बेल नहीं दी, हालांकि दी जा सकती थी। लेकिन कोर्ट्स के साथ ये कबड्डी चलती रहेगी आपकी जब तक अक्टूबर हो, और जहाँ ये कबड्डी आप कोर्ट के साथ खेल रहे हैं, वहाँ आप कबड्डी जो इमरान खान और PTI के साथ भी खेलेंगे आफ्टर अरेस्टिंग फॉर्मर DGI। लेकिन बात यह है कि जहाँ इमरान खान के ऊपर कोई एक केस नहीं टिक पा रहा ड्यू टू प्रोसिक्यूशन फ्लॉज, वहाँ आप एक और फ्लॉ लेके आ रहे हो इमरान खान साहब के खिलाफ। आप ये सब करोगे उस शख्स की गवाही पे जिसको अपने ही इदारे ने करप्शन के केसेस में अंदर किया है, और सेकेंडली उस गवाही की हमारी सिविल कोर्ट्स में कोई वैल्यू नहीं है जो बंद कमरे में ली जाए अकॉर्डिंग टू दी एटलीस्ट करंट लॉ ऑफ दिस लैंड। बाकी अगर सिस्टम उठा के फेंकना है या फेंकने का मूड है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हिम्मत है?
पहले मेरा खदशा था कि ये इसलिए हो रहा है कि सिस्टम रिप्लेस करना है और पॉलिटिकल सिस्टम लाने की कोशिश है, इसलिए ही ये अपोजिशन जमातें एक साथ बैठ रही हैं। लेकिन अब मुझे क्लियर हुआ कि ये ऐसा नहीं है, जुनूनी हद तक कहानी जा चुकी है। और ये जनरल फैज़ हमीद की या जनरल फैज़ हमीद का अरेस्ट और आज ही खान साहब की डिमांड के बाद सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से चलती हुई खबर कि बेफिक्र हो जाएं खान साहब, अगर ट्रायल हुआ तो उनका ओपन ट्रायल होगा ताकि दुनिया को ये पता चले कि वो क्या क्या कर रहे थे। दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि बात अब सियासी जमातों की तरह तू में पे आ चुकी है। जैसे मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि व्हेन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू बर्न यू हैव टू सेट योर सेल्फ ऑन फायर, क्योंकि दोनों सूरतों में मेरे नज़दीक नुकसान इमरान खान का नहीं है या इमरान खान को नहीं होगा, उल्टा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ही सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन छोड़े, हमें क्या है, करते रहें, अपना ही नुकसान है, हम तो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अगर बेवकूफ़ाना मूव्स करेंगे तो मजाक तो उड़ाया जाएगा ना। ये बात मैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बल्कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए कर रहा हूँ। यही जो 14 रुपये का रिलीफ दिया है, मतलब आई अंडरस्टैंड इस चीज़ से लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा कि भाई जब पेट्रोल पे इमरान खान साहब सब्सिडी दे रहे थे तो उस वक्त सब चीख रहे थे कि IMF के डील ख़राब कर रहे हैं खान साहब, और अब जब बीबी मरियम ने ये सब्सिडी दी है तो सब इस चीज़ पे डिस्कशन शुरू कर दी है कि भाई बाकी सूबे क्यों नहीं दे रहे। दे देंगे बाकी सूबे भी, कोई इसमें कोई साइंस थोड़ी है। लेकिन सवाल वही है ना कि IMF का क्या होगा। IMF नहीं दे रहा ना, मतलब पैसे आपको, ज़ाहिर है नहीं दे रहा। IMF के लिए मेरा पहले दिन से ही क्लियर मौक़िफ़ है कि IMF एग्रीमेंट अमेरिकन इलेक्शंस तक या उसके साथ जुड़ा हुआ है, और यही बात सबको रियलाइज़ हो चुकी है। इसलिए मरियम और नवाज़ ने ये सब्सिडी दी है, और आज तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी खुला कह दिया कि IMF के जो एग्रीमेंट है वो अगस्त में तो नहीं हो रहा, अब सितंबर में देखा जाएगा। और उन्होंने ज़रा क्लियर नहीं बताया कि कर्ज़ा रोल ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कहना तो यही था कि दोस्त ममालिक से कर्ज़ा रोल ओवर होने में जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह से IMF का अप्रूवल रुका हुआ है। रीज़न वो कुछ भी बता दें, डिले तो अमेरिकन इलेक्शंस का ही है। बात है अक्टूबर नवंबर तक की। पहले अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ नवंबर था क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस थे। अब अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट हो गया है ड्यू टू ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शंस। इसलिए ही नवाज़ भाई ने भी सिर्फ 2 महीनों का गेम खेला है, क्योंकि उनको भी पता है कि 2 महीनों से आगे ये कहानी जाएगी भी या नहीं। लेकिन होगा क्या, सवाल ये है। एक तो आइडिया मार्केट में फ्लोट कर रहा है कि ड्यूरिंग अमेरिकन इलेक्शंस आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, यानी मूड यही है कि अमेरिकन इलेक्शंस तक किसी तरह कहानी को चलाओ ताकि उस पीरियड के अंदर सिस्टम पूरा रैप अप कर देंगे, और फिर अमेरिकन इलेक्शंस में जो भी आ जाए सामने से उसके सामने नए कपड़े पहन के आ जाएंगे कि बताएं अब क्या करना है। लेकिन तब तक खान साहब का तो कुछ करना होगा ना, इसलिए पूरी कोशिश है कि प्रेशर जितना चाहे बढ़ाएं, और उस प्रेशर में खुद भी गलतियां कर रहे हैं। ये जो फॉरवर्ड DGISI को पकड़ा है, ये मेरे नज़दीक गलती है। अब समझ नहीं आ रहा इनको कि इस चीज़ से निकला कैसे जाए, और तासुर यही जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक बस सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी और बस अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी सोचा कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, फजूल में बीच में मत आओ, बस चुप करके जाके कोने में बैठ जाओ। वही जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो रिवर्स गियर लगाया है और कहा है कि हम किसी इत्तेहादी का या किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हम इशू टू इशू बेसिस पे इत्तेहाद करेंगे। यही मौक़िफ़ जमात इस्लामी ने भी रखा है। तो अब PTI इज़ ऑन इट्स ओन, और वैसे भी PTI को इन चीज़ों की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे नज़दीक। हालांकि PTI ने अब ये जलसे का ऐलान कर रखा है, और एज़ यूजुअल इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने जलसे की NOC फिर कैंसिल कर दी है। लेकिन PTI ने कहा कि हम तो हर हाल में जलसा करेंगे। जलसा तो अच्छा हो भी जाएगा, लेकिन लोगों को फिर पकड़ा जाएगा, फिर क्रैकडाउन होगा स्पीचेस पे, ये सब कुछ होगा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा। इस वक्त अब जो गेम है वो रोड से बहुत ऊपर आ चुकी है PTI के लिए, और ये मरवत साहब की जो बातें हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, इसको इग्नोर करें। एक तो जो 2 लफ्ज़ चौड़ा होकर बोल ले उसको PTI वाले मसीहा समझने लगते हैं। भाई मरवत हो या कोई और, लोग खान साहब से जुड़े हैं। फजूल में शेर अफजल मरवत को क्रेडिट लेने की आदत है, और ये एहतजाजी सियासत की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है। जलसे वगैरह कर ले, क्योंकि ये क्रैकडाउन की धमकियाँ, ये डंडा चलाना, ये टेक्नोक्रेट सिस्टम लाना, और फिर मिलिट्री ऑफिसर्स, फॉर्मर चीफ जस्टिस की बातें, और मुल्क के सबसे बड़े लीडर की ट्रायल करना, उसको फिर सज़ा देना, वो भी इस इकॉनमी में जहाँ ना IMF आपको लिफ्ट करवा रहा है, ना कोई और दोस्त ममालिक लिफ्ट करवा रहा है, ना कहीं डॉलर्स आ रहे हैं, उल्टा अभी तक रोल ओवर पे भी तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तानी अवाम पागल है, लेकिन इतनी नहीं कि इस हालत में कोई हिम्मत करे गैर आइनी सिस्टम लाने की।
अगर हिम्मत होती तो ये इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल ना करने बल्कि ओपन कोर्ट करने वाली बात सामने ना आती। अगर किसी को पल्स का अंदाज़ा नहीं तो करके देख लें ये एक्सपेरिमेंट। तो फिर सिर्फ 3 चीज़ें, ब्लफ, फेस सेविंग एंड देन रिप्लेस या रिप्लेसमेंट। ब्लफ बिकॉज खौफ दिया जा रहा है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, फिर साथ साथ ज़बरदस्ती का ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मुल्क बड़ा बिजी है और फर्स्ट क्लास चल रहा है। मतलब आप सोचें कि इस वक्त हमारी इलेक्शन कमीशन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो 5-6 साल में इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए हैं वो अब करवाने। वाह भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की फजूल बयानबाजी, एक दूसरे के साथ अपोजिशन दिखाना फजूल की, या फिर ये यूथ कन्वेंशंस जिसमें टोटल कोई 100 लोग या 100 बच्चों को बिठा के अपनी मर्ज़ी के दर्स दिए जा रहे हैं। और ये शहबाज को बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि सिपह सालार और हम एक साथ हैं। पहले तो ये बताया जाता था कि इदारा और गवर्नमेंट एक पेज पे है, अब सिपह सालार और प्राइम मिनिस्टर एक जान दो कल्ब हैं। मे भी इसका कुछ मतलब ना हो और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं चला ब्लफ तो फिर क्या, फिर फेस सेविंग मोड एक्टिव हो जाएगा। जब आज की सियासी रीजंस के लिए हाथ कल वालों पे डाला है तो डेफिनेटली आज वालों की बारी भी आएगी, यानी तबादले। और अगर फेस सेविंग भी ना चली तो फिर गंडापुर साहब को इशारा किया जाएगा कि भाई निकल आओ वहाँ से, या फिर TLP तो हर वक्त हाजिर है। देखें कैसे सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ गए और किसी को भी इदारों का तकद्दुस याद नहीं आया। इनको इशारा होगा कि निकलो, बाकी हम खुद ही सेटिंग कर लेंगे यहाँ। लेकिन इन सब चीज़ों का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पे है, वो जो जुनून सवार है इस वक्त, उस जुनून का कोई, या उस जुनून को कोई तोड़ेगा या सीधा कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि टाइम है अक्टूबर तक। अगर नॉमिनेशन हो गई खान साहब की ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए तो फिर समझ जाएं कि वो जीत भी जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर आप नवंबर वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लें सिस्टम डीरेल करने का, क्योंकि शौक़ आपको बहुत है। और नवंबर से लेकर जनवरी 20 तक का ही टाइम होगा जब तक अमेरिकी न्यू सदर वहाँ इनॉग्रेशन करके सदर बन जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को और मुल्क को कुचलना पड़ेगा, जैसे उस लड़की ने कारसाज पे नशे में धुत होके बाप और बेटी को कुचल दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होती है, उनको हिलाना या उनको हिलाने से बहुत कुछ हिल जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि एलीट कोई भी हो, सियासी हो या किसी अमीर ख़ानदान की सरफरी लड़की, सज़ा उनको नहीं होती, कुचल हम जाते हैं।